नमस्कार। अगर आप एचटेट सीटेट या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को तेज़ तर्रार और फाटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम अपनी सीडीपी को और आगे बढ़ाएँगे। हमने पहली क्लास में सीडीपी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, साइकोलॉजी की हमने कंप्लीट हिस्ट्री की स्टडी की थी। आज हम सीडीपी के स्ट्रक्चरलिज़्म, फंक्शनलिज़्म, बिहेवियरिज़्म जो ये सारे स्कूल्स हैं, साइकोलॉजी के स्कूल्स हैं, इनकी स्टडी करेंगे। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं सीडीपी में साइकोलॉजी के स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद, जिसमें साइकोलॉजी के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, जिसमें हम किसी भी चीज़ की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, उसकी संरचना की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। उसके बाद देखिए फंक्शनलिज्म, प्रयोगवाद, उसकी कार्यप्रणाली, उसके फंक्शन, उसकी प्रक्रिया का अध्ययन जिसमें किया जाता है, उसको बोलते हैं फंक्शनलिज्म। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म होता है रचनावाद, यानी कि ऐसी साइकोलॉजी जो हमें सिखाती है कि अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, अपनी नॉलेज की, अपने ज्ञान की रचना कैसे करनी है, उसका निर्माण कैसे करना है। तो वो किसमें, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंतर्गत स्टडी की जाती है, रचनावाद में। बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद के बारे में बताता है। जो भी हम वर्तमान में साइकोलॉजिकल स्कूल का एस्पेक्ट पढ़ते हैं, वो बिहेवियरिज्म पर बेस होता है। हमारे व्यवहार के आधार पर जैसे भी हम सीखते हैं, जो भी हम व्यवहार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे स्टडी किए जाए, मतलब व्यवहार को ध्यान में रखते हुए साइकोलॉजी को कैसे पढ़ाया जाए। एक ऐसा व्यवहार अलग सिचुएशन देकर बच्चे को सिखाया जाए कि वो इस सिचुएशन में कैसा व्यवहार करेगा, इस सिचुएशन में कैसा व्यवहार करेगा। ऐसे अलग अलग इवेंट्स के अंदर उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करके व्यवहार के साथ उसको शिक्षित किया जाए, तो वो बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आएगा, व्यवहारवाद के अंतर्गत आएगा। अब एक एक की हम डीपली स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, रचना के बारे में। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, जिसमें किसी चीज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाए, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। स्ट्रक्चर के बारे में जब जिसकी स्टडी की जाती है, इसमें हमने पढ़ा था 1879 में एक विलियम वुंट थे हमारे साइकोलॉजिस्ट, विलियम वुंट। उसने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। उस प्रयोगशाला में इन्होंने ये बताया था, ये प्रूव किया था कि साइकोलॉजी का जो स्ट्रक्चरलिज्म है, उसमें जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है। जो हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें जो प्रयोग किया था उसके बारे में बताया था। अब सबसे पहले विलियम वुंट के बारे में सुनिए। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में एक अपनी प्रयोगशाला खोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रयोगशाला में इसने साइकोलॉजी के जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है उसके बारे में स्टडी की थी, उसके बारे में अध्ययन किया था। इसीलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इतने नाम इसको क्यों मिले, क्योंकि इसने एक्सपेरिमेंट किया, किस पर, स्ट्रक्चर पर एक्सपेरिमेंट किया। किस पर एक्सपेरिमेंट किया, स्ट्रक्चर पर एक्सपेरिमेंट किया, स्ट्रक्चर पर। तो इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी इसको कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, भी इसको कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी इसको कहा जाता है। किसको, विलियम वुंट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विलियम वुंट को। क्यों, क्योंकि इसके फंक्शन पर काम किया, फंक्शन पर नहीं, स्ट्रक्चर पर काम किया। स्ट्रक्चर, इसमें कंफ्यूज मत होना, फंक्शन, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इनमें। विलियम वुंट लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपने। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इसको कहा जाता है। इन्होंने 1879 में
लिप्जिंग में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में अपनी क्या खोली थी, एक प्रयोगशाला खोली थी। और इस प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, स्ट्रक्चर पर एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ये कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहे जाते हैं। ये पढ़ रहे हैं हम संरचनावाद के बारे में। इसकी एक डेफिनेशन देखिए, इसने किस विधि पर इंट्रोस्पेक्टिव टेक्निक, इसने कौन सी टेक्निक दी है, इंट्रोस्पेक्टिव, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि से क्या अभिप्राय है, मतलब ऐसी विधि जिसमें हम खुद का इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, मतलब जो भी हमने किया है उसका अपने लेवल पर मंथन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करते हैं। ये टेक्निक PY की हुई, ये टेक्निक किसने दी है, ये टेक्निक विलियम वुंड्स ने दी है। और विलियम वुंड्स क्या है, विलियम वुंड एक संरचनावादी हैं, स्ट्रक्चरलिज्म के साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कौन सी विधि है, आत्मनिरीक्षण विधि ली है। जो स्ट्रक्चरलिज्म मैंने बताया कि जो संरचना पर काम करता है, जो स्ट्रक्चर को बताता है साइकोलॉजी के, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म ने क्या काम किया है वो देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड, इंडिपेंडेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड सब्जेक्ट के रूप में ये उभर कर आया जब से हमने साइकोलॉजी का स्ट्रक्चर पढ़ा। क्योंकि स्ट्रक्चर पढ़ लिया एक इंडिपेंडेंट, पहले ये किसका पार्ट था, ये दर्शन शास्त्र का, फिलोसॉफी का पार्ट था। इसका हमने इंडिपेंडेंटली स्ट्रक्चर बना लिया, इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में इस्टेब्लिश कर दिया। तो स्ट्रक्चरलिज्म ने क्या किया, साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट, एक ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिटी दी है। तो इम्पोर्टेंट है, ये PYQ पूछ लिया जाएगा, PYQ भी है और ये पूछ भी लिया जाएगा कि इंडिपेंडेंट और ऑर्गेनाइज्ड आइडेंटिटी साइकोलॉजी को किसने दी है, तो स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि किसने, संरचनावाद ने दी है। इसी में इतना ही था सिर्फ। एक इम्पोर्टेंट बुक है विलियम वुंड की, फिलोसॉफिकल साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, फिजिकल स्ट्रक्चर पर काम किया था ना इन्होंने, तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये क्या है, इनकी एक बुक है। तो संरचनावाद में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही था। अब हम फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनलिज्म मतलब प्रयोगवाद, फंक्शनलिज्म मतलब प्रयोगवाद। इसमें किसके बारे में बताया गया है, फंक्शन के बारे में, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में, उसकी प्रक्रियाओं के बारे में स्टडी की इसमें की जाती है। साइकोलॉजी की बात हो रही है, मतलब इसका क्रिटिसाइज ये कहकर कर दिया गया कि जो साइकोलॉजी की संरचना है, जो मन की संरचना है, उस पर इतना काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उसके फंक्शंस देखने चाहिए जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो फंक्शन कैसे करता है। वही तो बच्चे को सिखाया जाता है, काम करना, क्रिया प्रणाली तो सिखाई जाती है। तो वो उसको कहा जाता है कि बच्चे को ये सिखाओ, उसकी संरचना मत पढ़ाओ, उसको उसकी कार्य प्रणाली के बारे में बताओ। तो हम नोट से पढ़ते हैं, जो विलियम जेम्स हैं, इसके प्रमुख साइकोलॉजिस्ट हैं विलियम जेम्स, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ये डार्विन के सिद्धांत से भी प्रभावित हैं, डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित हैं। इन्होंने वुंड की ये कहते हुए आलोचना की कि मन की कोई संरचना नहीं होती, जो मन है उसकी कोई संरचना होती ही नहीं है, उसकी संरचना को बताया ही नहीं जा सकता है कि कैसी संरचना है। तो इसको समझना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है उसकी कार्य प्रणाली और उसकी प्रक्रियाओं को समझना। हैबिट्स पर काम किया इन्होंने, किस पर काम किया, हैबिट्स पर काम किया है। इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ
साइकोलॉजी, इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। फंक्शनलिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये पाठ्यक्रम की क्रियाशीलता पर बल देता है। भाई हम फंक्शन को क्यों पढ़े, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फंक्शनलिज्म हमें पाठ्यक्रम की कार्यप्रणाली बताता है, पाठ्यक्रम की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी देता है। साथ ही ये बताता है कि बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को बनाया कैसे जाए, आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को कैसे फॉर्म किया जाए, कैसे आवश्यकताओं के अनुसार उसको फॉर्म किया जाए, उसकी कार्य प्रणाली कैसे बताई जाए। दैनिक जीवन के जो फंक्शंस हैं उनके अंतर्गत बच्चे को हम कैसे सिखा सकते हैं, उसकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती हैं जो उनको कैसे सिखा सकते हैं, कोई भी चीज कैसे फंक्शन करती है। स्कूल में मेनली यही सिखाया जाता है कि वो कैसे फंक्शन करती है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, इस बात पर फोकस किया जाता है। तो विलियम जेम्स मेनली याद रखना, इन्होंने फंक्शनलिज्म के बारे में बताया है। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। कंस्ट्रक्टिविज्म के मेनली साइकोलॉजिस्ट हैं जीन प्याजे। रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, याद रखिए जीन प्याजे। जीन प्याजे, जेनेसिस ऑफ नॉलेज, जेनेसिस ऑफ नॉलेज, हमारे ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, इस बारे में इन्होंने बताया। जेनेसिस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। इनसे वाइगोत्स्की और ब्रूनर भी प्रभावित थे। इन्होंने संरचना पर, रचना पर काम किया है कि हम अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करें, अपनी नॉलेज को फॉर्म कैसे करें। तो एक बार सुनिए, कंस्ट्रक्टिविज्म founded by Jean Piaget. It is a philosophical viewpoint about the nature of knowledge. He focuses how humans make meaningful relationship interaction between their experience and their ideas. मतलब इसमें जीन प्याजे बोलते हैं कि कैसे हम अपने एक रिलेशन फॉर्म करते हैं, जो हमारे आइडियाज हैं, जो हमारे पास नॉलेज है और जो हम बाहर इन्वायरमेंट में एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें हम कैसे रिलेशन फॉर्म करते हैं, कैसे हम अपने ज्ञान की रचना करते हैं। हाउ जेनेसिस ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान की कैसे रचना की जाती है, इस बात पर फोकस किया था। वो बोलते हैं जीन प्याजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है। किसके? विकासात्मक मनोविज्ञान के क्या है, ये जनक है। विकासात्मक मनोविज्ञान मतलब हमारे नेचर की स्टडी की जाती है। नेचर मतलब व्यक्तित्व की, हमारे स्वभाव की, व्यक्तित्व के स्वाभाविक और साथ के साथ विकासात्मक अध्ययन क्या कहा जाता है, विकासात्मक अध्ययन क्या कहा जाता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कही जाती है। उसके बाद है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज्यादा डीपली नहीं है इतना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, इसमें है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा है ट्रेबुला रासा मतलब ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक स्लेट। ये जॉन लॉक फादर ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म उदारवाद। जे.बी. वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। जे.बी. वॉटसन व्यवहारवाद के जनक कौन है? जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन ने ना एक खरगोश पर प्रयोग किया था और उसका नाम था एल्बर्ट पोल। उसने उस खरगोश के प्रयोग के आधार पर क्या कहा था, मतलब इसने एक प्रयोग किया था खरगोश पर और उसी प्रयोग के आधार पर ये व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। जॉन लॉक
जॉन लॉक एक अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको टैबुला रासा इन्होंने एक बच्चे को कहा है कि बच्चा एक टैबुला रासा की तरह होता है, मतलब एक ब्लैंक स्लेट होता है, उस पर हम जैसा भी उसको लिखना चाहे वो वैसा ही लिख जाता है, मतलब वैसा ही बन जाता है, एक ब्लैंक स्लेट होता है, जिस टाइप की नॉलेज हम उसके अंदर डालते हैं वो वैसा ही बन जाता है। तो मैंने बताया था व्यवहारवाद होता क्या है, हमारे व्यवहार की मतलब व्यवहार के अकॉर्डिंग बच्चे को शिक्षा दी जाती है, अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग कंडीशन में उसके व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है, उस व्यवहार की ऑब्जर्वेशन से उसकी नॉलेज फॉर्म की जाती है, मतलब कि कैसे एक इंसिडेंट उसमें कैसा व्यवहार करना है, अलग सिचुएशन में उसको कैसा व्यवहार करना है, एक सिचुएशन उसके अंदर उसको कैसा व्यवहार करना है। तो ये किस पर फोकस करता है, मेनली ये इन्वायरमेंट पर फोकस करता है, इन्वायरमेंट पर यानी कि वातावरण पर फोकस करता है, वातावरण के अकॉर्डिंग व्यवहार करना इसके अंतर्गत सिखाया जाता है। इसमें ये मेनली रेनफोर्समेंट और पुनर्बलन और पुरस्कार, पुनर्बलन और पुरस्कार, ये पुनर्बलन और पुरस्कार पर फोकस करता है, मतलब एक बच्चे को एक सिचुएशन दे दी, उसके अंतर्गत उसको उसका व्यवहार देखा जाएगा, वो कैसा व्यवहार करता है, अगर वो अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको रेनफोर्स किया जाएगा, पुनर्बलन दिया जाएगा, उसको पुरस्कार दिया जाएगा, अगर वो गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उसको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी। पुनर्बलन और रेनफोर्समेंट पर फोकस करता है, पुरस्कार और दंड पर फोकस करता है, ये व्यवहार के बारे में बात करता है। तो इस क्लास में हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, फंक्शनलिज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, बिहेवियरिज्म क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग हमने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे स्कूल्स जो इम्पोर्टेंट थे, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, वे हमने पढ़े। ये इससे ज़्यादा नहीं आता डीपली एससेट में, मेनली तो हमें जो मैंने बताए हैं वो पॉइंट्स लिख लेना, उनको याद करना, उनको रिवाइज करना बार बार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मतलब इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। मैंने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आपको सभी बता दिए हैं। तो आज की साइकोलॉजी की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।